हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 22 ऑफ अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइस, ये लेक्चर जो है ये पार्ट 2 है। 22 अक्टूबर का पार्ट 1 आपको मॉर्निंग में मिल चुका है। ये एक्चुअली में रोज रोज नहीं होता है कि दो पार्ट्स में मैं आपको वीडियो देता हूं। ये एक टेक्निकल इशू आ गया था जिसके चलते मैं ये सेकंड पार्ट इसका बना रहा हूं। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं मेरे, तो डिस्क्रिप्शन पर आप देखिए एक लिंक होगी पार्ट 1 की, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और पहले आप पार्ट 1 पूरा देख लीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स पर भी मैं इसकी लिंक पिन कर दूंगा, आप पहले उसको देखिएगा, उसके बाद ये पार्ट 2 में आइएगा। ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको पहले बता देता हूं पार्ट 1 में हमने क्या क्या कवर कर लिया था। तो जीएस पेपर 1 के टॉपिक्स हमने देख लिए थे, पेपर 2 के पूरे टॉपिक्स देख लिए थे, पेपर 3 के 2 टॉपिक्स अपन ने कवर कर लिए थे, जैसे कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर के बारे में कवर कर लिया था पूरा। इसके अलावा आसाम के अंदर पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हम लोग को देखने को मिला था, तो उसको भी हमने कवर कर लिया था। तो अब आज के इस वीडियो के अंदर जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जीएस पेपर 3 के, वो अपन कवर करते हैं। ठीक है। सो गाइस, इस न्यूज में बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी जो है, इसने इंट्रोड्यूस किया है फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को, और जिसके चलते ये फिनटेक सोल्यूशन जो है वो इनोवेटिव फिनटेक सोल्यूशन ये शामिल करना चाह रही है IFSCA के अंदर। तो देखो, सिंपल सी चीज बस आपको ये जाननी है, याद रखनी है कि जहां पर भी रेगुलेटरी सैंडबॉक्स न्यूज में आ रहा है या क्वेश्चन पेपर में आपका आ रहा है, आप तुरंत रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को लिंक करेंगे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के साथ, फिनटेक के साथ। इसको हम लोग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी क्या होती है गाइस? जैसे कि हमारा ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, तो हम लोग जो है वो एक ऑनलाइन मोड के थ्रू अपने अकाउंट से पैसे दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये क्या है? इंटरनेट बैंकिंग की का जो पूरा सिस्टम है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, पूरी जो सर्विस है जो हमें इंटरनेट बैंकिंग की देखने को मिलती है, तो ये सर्विस कौन क्रिएट करते हैं? फिनटेक क्रिएट करते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज कंपनीज क्रिएट करती हैं। ऐसी कंपनी जो कि कैपिटल मार्केट, बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज में ऑपरेट कर रही होती हैं, तो वो ऐसी सर्विस जो है वो बनाती हैं। अब देखो, एक कोई कंपनी है, इसको जो है, जैसे कि ये देख लो आपकी ये एक इंडिविजुअल है, इसको जो है वो इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस जो है वो क्रिएट करनी है, या फिर एक ऐसा फाइनेंशियल इनोवेटिव सोल्यूशन जो है वो लेकर आना है जिससे कि ये जो बैंकिंग फ्रॉड्स वगैरह जो होते हैं उसको रोक सकते हैं। ठीक है। उस लूपहोल जो भी है बैंकिंग फ्रॉड्स के, तो उसको रोकने के लिए ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो क्रिएट कर रहा है, हम ऐसा मान लेते हैं। ठीक है। ये एक इंडिविजुअल। अब देखिए गाइस, आपको ऑलरेडी पता है कि बैंक के अंदर काफी सारे कस्टमर्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, बैंक के खुद के, जो कि बैंक की सर्विसेज वगैरह जो है वो अवेल कर रहे होते हैं। अब बैंक का जो पूरा सिस्टम है वो बहुत वास्ट, हम लोग को बहुत बड़ा देखने को मिलता है ना। अब इनको जो है वो अपने जो इनोवेटिव सोल्यूशन है उसकी टेस्टिंग कर रही है, क्योंकि बिना टेस्ट किए तो ये पता लगाया नहीं जा सकता ना कि वो जो सोल्यूशन जो है वो सही है कि नहीं है। इसको इस तरीके से आप समझो, जैसे कि कोई एक वेबसाइट डेवलपर है, ठीक है, किसी ने अपनी एक वेबसाइट जो है वो डेवलप करी। अब उस वेबसाइट डेवलपर जो है उसको चेक करना है कि उसकी वेबसाइट पर जैसे जो भी क्लाइंट्स वगैरह जो है उसकी वेबसाइट पर जब आ रहे हैं तो उन क्लाइंट्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो ये टेस्टिंग कब होगी? जब इस वेबसाइट को जो है वो ओपन किया जाएगा सभी के लिए। जैसे कि एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि अपना ये चैनल है करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, ठीक है, यूट्यूब पर। बट मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो आपके लिए मैं एक ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करता हूं, राइट, जिस एप्लीकेशन में वीडियोस भी आपको मिले और उसी एप्लीकेशन के अंदर आपको, जैसे कि मैं कुछ लाइव क्विज वगैरह भी कंडक्ट करा सकूं, उसी एप्लीकेशन में मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर भी जो है वो वहीं पर पुट आउट कर सकूं, जिससे कि आप वहीं पर ही जो है वो टेस्ट जैसी फील भी जो है वो ले सके। तो मैं क्या सोच रहा हूं, मैं अपनी खुद की एक एप्लीकेशन डेवलप कराना चाहता हूं। अब मैंने एक डेवलपर से कांटेक्ट किया। अब ये डेवलपर जो है वो मेरे लिए एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा है। अब जब इनकी एप्लीकेशन उन्होंने बना दी, बनाने के बाद ये क्या कहेंगे, सर आप अपनी ये एप्लीकेशन जो है वो एक बार चेक कर लो कि सही है कि नहीं। मैं चेक कैसे करूंगा? तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि आप आइए इस एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए और चेक कीजिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या फिर मैं आप लोग के लिए एप्लीकेशन ओपन कर दूंगा। जब आप लोग आएंगे तब जाकर पता लगेगा कि एप्लीकेशन सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही। बट ये तो एक सिंपल सा सिनेरियो टेस्टिंग का है ना। बट अगर हम लोग इसी चीज को बैंकिंग से या फाइनेंशियल सेक्टर से जोड़ें, अब कोई एक ऐसा डेवलपर जो कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, अब बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में इनको अगर टेस्ट करना है अपने जो भी एप्लीकेशन है या जो भी सॉफ्टवेयर है इनका, या जो भी सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया, अगर उसको इनको टेस्ट करना है, तो हम लोग तो एकदम से इतने बड़े क्राउड के पास तो नहीं दे सकते ना टेस्टिंग करने के लिए, या फिर अपन ये रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर बाई चांस इनके एप्लीकेशन के अंदर कोई लूप होल होगा तो वो लूप होल पूरा सभी यानी लोगों को एक्सपोज हो जाएगा, यानी कि सभी लोगों के पास चला जाएगा ये लूप होल। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो हैक कर दें इस पूरे सिस्टम को लूप होल के चलते, राइट। तो ऐसा रिस्क हम लोग नहीं ले सकते ना। तो इसीलिए ऐसी जो डेवलपर्स वगैरह जो होते हैं, ऐसी जो फिनटेक कंपनी जो होती है, उनको एक छोटी सी स्पेस प्रोवाइड की जाती है, यानी कि पूरे क्लाउड में पूरा जो कस्टमर बेस है
उसमें उनको एक छोटी सी स्पेस, कंट्रोल्ड स्पेस जो है वो प्रोवाइड की जाती है कि इस कंट्रोल्ड स्पेस में जो भी जैसे हमारी अथॉरिटीज होती हैं जो चाहेंगी कि मतलब कौन सी मतलब सर्विसेज जो है वो इस कंट्रोल्ड स्पेस में अवेल की जा सकती हैं, तो वही सिर्फ यहां पर पुट की जाएगी, या फिर ये डेवलपर जो है वो इस कंट्रोल्ड स्पेस में किन किन चीजों को टेस्ट कर सकते हैं और कितने लोगों के बीच में टेस्ट कर सकते हैं उसको कंट्रोल कर दिया जाता है। जैसे कि मैं मान के चलता हूं कि जैसे मान के चलते हैं कि एक बैंक है, उसके अंदर 100 कस्टमर्स हैं, ठीक है। अब 100 कस्टमर जो है उनको उनके साथ जो है अगर कुछ टेस्टिंग करानी है तो ये रिस्की हो सकता है, बट हम लोग क्या करेंगे, किसी एप्लीकेशन को टेस्ट कराने के लिए 100 कस्टमर में से 5 कस्टमर को हम लोग चूज कर लेंगे, राइट। यानी कि देखो ये कस्टमर को पता नहीं लगता है, बट कस्टमर जिस एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं उनके सेलेक्टेड एप्लीकेशन पर ये चीज जो है वो टेस्टिंग कंडक्ट करवाई जाती है, इस चीज की टेस्टिंग होती है। यानी कि एक लिमिटेड स्पेस में उनको टेस्टिंग करने का मौका मिलता है कि जो भी वो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, जो भी वो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन जो है वो एकदम से मासेस के बीच में एक्सपोज ना हो, राइट, या फिर एकदम से मासेस जो है वो इस एप्लीकेशन को अवेल ना करे, पहले उसकी टेस्टिंग कर ली जाए, ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि ये एप्लीकेशन जो है वो सही तरीके से ऑपरेट कर रही है, इस एप्लीकेशन के कारण कोई भी नुकसान जो है वो नहीं होगा हमारे बैंकिंग सेक्टर को या कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर को, बड़ा एक ह्यूज नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए एक कंट्रोल्ड एरिया पहले टेस्टिंग पर्पस के लिए प्रोवाइड किया जाता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को, और दिस इज कॉल्ड रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। हम लोग जो है वो रेगुलेट करते हैं पूरी चीजों को, जैसे कि आप देख सकते हैं बकायदा कि स्पेस जो है वो ग्रांट किया जाता है फैसिलिटीज के लिए, एक्सपेरिमेंट और इनोवेटिव फिनटेक सोल्यूशन जो है वो लाए जा सके, यानी कि एक छोटा सा स्पेस प्रोवाइड किया जाता है, उस स्पेस में लाइव एनवायरनमेंट होता है जहां पर लिमिटेड रियल कस्टमर होते हैं और लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए, यानी कि कुछ रियल कस्टमर्स, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि 100 में से 5 जो कस्टमर्स हैं उनको चूज कर लिया जाता है, सिर्फ उन्हीं की डिवाइस में जो है ये टेस्टिंग कंडक्ट करवाई जाती है। अब देखो कस्टमर को ये सब चीजें पता नहीं होती, ये डेवलपर साइड से जो है वो कंडक्ट की जाती है, बट हमारी अथॉरिटी उस चीज को रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि ये फलाना जो भी नई चीज है ये पायलट बेसिस पर सिर्फ कुछ चुनिंदा कस्टमर्स के ही, यानी कि जो भी कस्टमर जब, क्योंकि अथॉरिटीज को पता लग जाता है कि कौन सी एप्लीकेशन एक्टिव है, कौन सा अकाउंट एक्टिव है, इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, तो उसके थ्रू वो सिलेक्टेड सेट ऑफ कस्टमर जो है उनको चूज कर लेते हैं और सिलेक्टेड सेट ऑफ टाइम चूज कर लेते हैं कि इतने दिनों के लिए जो है वो टेस्टिंग करके देखेंगे कि कस्टमर को क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है, राइट। फिर हो सकता है कि उन कस्टमर को जो है वो बैंक कॉल करके पूछ ले, फीडबैक वगैरह ले ले कि आपको मतलब क्या कुछ चेंजेस लगे हैं तो कैसा है क्या नहीं है, राइट। कई बार ऐसा होता भी, आपको खुद को पता नहीं लगेगा, बट आपके जो डिवाइस है उसमें वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस पायलट बेसिस पर लेकर आएंगे, राइट। आप जो है वो आपको लगेगा कि एक नॉर्मल ये अपडेट है, बट ऐसा नहीं होता है, वो लिमिटेड सेट ऑफ कस्टमर्स के लिए कुछ अपडेट्स कर दिए जाते हैं, जिसके चलते जो भी ये फिनटेक जो भी नई नई सॉल्यूशंस लेकर आते हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशंस, उसकी टेस्टिंग की जा सके। अब टेस्टिंग एक ह्यूज नंबर पर हम लोग नहीं करवा सकते क्योंकि उसमें रिस्क भी हो सकता है बहुत सारा, है ना। तो इसीलिए एक लिमिटेड सेट ऑफ जो बाउंड्री है वो सेट कर दी जाती है और लिमिटेड सेट ऑफ कस्टमर जो है उनको लिमिटेड सेट टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो अलाउ किया जाता है कि ये इस एप्लीकेशन को टेस्ट करवा सके। तो ये वाली चीज है, बस सिंपल सी, उससे ज्यादा आपको और कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करनी है इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि इसमें अगर हम लोग एकदम से ये फीचर सभी के लिए ओपन कर देंगे तो ये थोड़ा सा रिस्की वगैरह भी हो सकता है। तो रिस्क मिटिगेट करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए इस प्रकार की चीजें जो है वो सोल्यूशन जो है वो लाए जाते हैं पायलट बेसिस पर। उसके बाद अगर इंश्योर हो जाती है अथॉरिटीज कि हाँ इससे कोई नुकसान नहीं होगा और इससे बेनिफिट ही मिल रहा है, इससे कस्टमर जो है वो इजिली सर्विसेज को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो फिर फर्दर सभी के लिए ओपन कर दिया जाता है। गॉट इट। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो है गाइस, तो ये ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि अभी जो इन्होंने फ्रेमवर्क जो तैयार किया, तो ये IFSC जो हम लोग को गिफ्ट सिटी में देखने को मिलती है, गिफ्ट सिटी गुजरात में। जब आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको ये वाला टॉपिक भी, यानी कि जो चीज मैंने आपको बताई वो भी क्लियर हो जाएगी। बट मैं चाहूंगा पहले आप IFSCA के बारे में पढ़ लें, इस टॉपिक को देखने के बाद या फिर पूरा लेक्चर देखने के बाद IFSCA के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको 25 सितंबर 2020 को एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार आप जाकर देख सकते हो उस 25 सितंबर के वीडियो में, राइट। इसके अलावा ये जो इन्होंने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का जो फ्रेमवर्क रखा है सामने, इसका प्रपोजल रखा है, ये आने वाले समय में IFSCA के लिए काफी बेहतर होने वाला है। वहां पर इनोवेशन सेंट्रिक इकोसिस्टम हम लोग को IFSC में देखने को मिलेगा। तो इस चीज को क्रिएट करने के लिए ही ये सैंडबॉक्स लाया गया कि ज्यादा से ज्यादा फिनटेक कंपनी जो है वो वेरियस इनोवेटिव सोल्यूशन की टेस्टिंग करें और जो भी बेटर होगा वो उसको फिर एक्सेप्ट करके जो है वो आगे मतलब दूसरे जो रेस्ट ऑफ द कस्टमर्स हैं उनके लिए रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये वाली चीज है। और इनोवेशन सैंडबॉक्स जो है गाइस, ये मैनेज किए जाएंगे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जो कि IFSC के अंदर ही ऑपरेट करते हैं, राइट। तो इसके बारे में एक बस आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी दैट इज टोटली सफिशिएंट, सिर्फ उतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। इस न्यूज की बात करें गाइस, तो देखिए मालाबार एक्सरसाइज के बारे में कई बार न्यूज में हम लोग को देखने को मिल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन गया है, याद रखना
मालाबार एक्सरसाइज आज की डेट में 3 कंट्रीज के बीच में कंडक्ट की जाती है, इंडिया, यूएसए और जापान। और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि इस एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो जाए, मालाबार एक्सरसाइज में। तो ये नेवल एक्सरसाइज है, हर साल कंडक्ट की जाती है। सबसे पहली बार ये 1992 में कंडक्ट की गई थी। इंडियन नेवी और यूएसए नेवी के बीच में हुआ करती थी, ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती थी। फिर 2015 के अंदर जापान इसके साथ जुड़ गई, फिर ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रही है अभी तक। बट कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्दी इस एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होने वाली है, राइट। तो आने वाले समय में इस एक्सरसाइज में हम लोग को 4 कंट्रीज देखने को मिलेंगी, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि ये जो 4 कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज जो है वो किस पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट है, कौन से ग्रुप का पार्ट है, जो कि आज की डेट में काफी ज्यादा इस ग्रुप का नाम चल रहा है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे उस ग्रुप का नाम लिखकर बताइए 4 कंट्रीज कौन से ग्रुप का पार्ट है। और हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया भी जो है उसको मतलब इसमें ऐड हो जाए, राइट। और ये एक्सरसाइज जो कंडक्ट की जाती है, ये इंडियन ओशियन रीजन पर कंडक्ट की जाती है कि हमारा जो इंडियन ओशियन रीजन जो है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, इवन पैसिफिक ओशियन भी। तो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन रीजन की सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये नेवल एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करती हैं 3 कंट्रीज की नेवीज अभी तक। अब आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया जब इसके अंदर ऐड हो जाएगी, तब 4 कंट्रीज की नेवीज हम लोग को देखने को मिलेगी। और जो ग्रुप के बारे में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उस ग्रुप का नाम है क्वाड ग्रुप। आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है क्वाड ग्रुप के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड ग्रुप का, आज मैंने आपको होमवर्क में भी दिया हुआ वाला टॉपिक, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो एनीवेज, ये इसके बारे में आपको बस जनरल जानकारी होनी चाहिए थी। इस न्यूज की बात करेंगे तो चाइनीज पिंक डॉल्फिन्स या फिर इसको इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल डॉल्फिन ये नजर आ रही है। तो गाइज, ये डॉल्फिन जो है उसकी वापसी हो गई है पियर रिवर एस्चुरीज में। तो आप पियर रिवर एस्चुरीज यहां पर देख सकते हैं। इसकी लोकेशन स्पेशली आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये पियर एस्चुरीज जो है वो कहां पर लोकेटेड है। तो देखो, आप ये चाइना आपको दिखाई दे रहा है, चाइना के नीचे आप देखोगे या हांगकांग आपको दिखाई दे रही है, हांगकांग के साइड में आप देखोगे मकाऊ आपको यहां पर दिखाई देगी। तो ये यहां से एक पियर नदी जो है वो निकल कर आ रही है, और ये जो पूरा क्षेत्र है ये पियर रिवर एस्चुरीज का हम लोग को देखने को मिल रहा है, नजर आ रहा है। इस क्षेत्र पर डॉल्फिन्स दोबारा से दिखने लगी हैं, इनकी वापसी हो गई है। इवन डॉल्फिन्स के नंबर जो है, इनकी पॉपुलेशन जो है वो भी 1/3 से जो है वो बढ़ी है, इंक्रीज हुई है 1/3 से, ऐसा साइंटिस्ट का जो है वो कहना है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। लोकेशन तो आपने देख ली ऑलरेडी, इस लोकेशन का एक आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा एक टर्म आपको पता होना चाहिए, एको लोकेशन। ये टर्म है, कभी कभी सिविल सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एको लोकेशन अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्या है ये, क्या होता है ये। तो गाइज, ये एक प्रकार की टेक्निक होती है जो कि काफी सारे जानवर इस टेक्निक का उपयोग करते हैं, जिनमें से डॉल्फिन्स हो गई, बैट्स हो गई, यानी कि ये बर्ड जो हम लोग को देखने को मिलती है, चमगादड़ वगैरह, तो ये भी इस टेक्निक का उपयोग करते हैं, राइट। अब इस टेक्निक में होता क्या है कि ये कुछ साउंड वेव्स निकालते हैं। अब जैसे कि यहां पर समुद्र के नीचे मैं मान लेता हूं कि इस प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट है, बड़ी सी कुछ चट्टान टाइप की कुछ चीज है, राइट। तो यहां से डॉल्फिन जो है वो अपनी साउंड वेव्स निकालेगी। अब साउंड वेव जो है, जैसे कि डॉल्फिन ये साउंड वेव निकाल रही है, ये साउंड वेव जो है वो इस चट्टान पे टकराई, और टकरा कर ये साउंड वेव की वापसी जो है वो हम लोग को देखने को मिली, ये डॉल्फिन के पास आई ये साउंड वेव। इससे डॉल्फिन को अंदाजा लग जाता है कि कितनी दूर में इसका ऑब्जेक्ट है। तो डॉल्फिन को मूव करने के लिए, या किसी जगह का पता लगाने के लिए, नेविगेट करने के लिए, या अपने एनिमीज यानी कि अपने दुश्मन और अपने फ्रेंड जो है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, या शिकार वगैरह करने के लिए, तो इन सब चीजों में इस प्रकार की टेक्निक जो है वो डॉल्फिन्स उपयोग करती हैं। और बैट्स वगैरह, जैसे चमगादड़ रात में घूमते हैं, तो चमगादड़ भी एको लोकेशन का उपयोग करते हैं। देखो, नाम से समझ में आ रहा है एको लोकेशन। एको जो होती है, एको का मतलब क्या होता है, आवाज गूंजना, एको हो रही है, आवाज गूंज रही है ना। लोकेशन का मतलब क्या होता है, जगह। तो अब गूंजती हुई आवाज से जगह का पता लगाना। तो यही हुआ ना कि ये साउंड वेव से जो है वो जगह का पता लगा रहे हैं कि ये साउंड वेव्स ऐसी रिलीज करते हैं, जो साउंड वेव्स टकराकर इनके पास आती है, तो ये सेंस कर लेते हैं उस चीज को, और उससे ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितनी दूर में कोई एक ऑब्जेक्ट है। तो इसके चलते, इस आइडेंटिफिकेशन के चलते ये नेविगेट करते हैं और शिकार वगैरह भी करते हैं, राइट। तो ये एकोलोकेशन, थोड़ा सा टर्म आप याद रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डॉल्फिन्स एकोलोकेशन का उपयोग करती हैं पानी के नीचे अपने रास्ते को फाइंड आउट करने के लिए। और यहां पर अभी डॉल्फिन्स की बात क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनके नंबर्स दोबारा से हम लोग को नजर आ रहे हैं, देखने को मिल रहा है कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है और दोबारा से इस क्षेत्र पर ये दिखाई दे रही है। अब दिखाई नहीं देने का क्या कारण था, पहले ये दिखाई देती थी फिर नहीं दिखाई देती थी। ये दिखाई नहीं देने का कारण ये था कि यहां पर शिप्स वगैरह का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता था, राइट। शिप्स वगैरह जो है वो इस जगह पर बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी, वेसल्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे। अब शिप के कारण जो है ये डॉल्फिन्स डर के मारे इस क्षेत्र से चली गई थी,
राइट। और साथ ही साथ शिप्स वगैरह के कारण काफी सारी डॉल्फिन्स की मौत भी हो जाती थी, क्योंकि शिप के नीचे लगा होता है पंखा और उस पंखे से टकरा कर डॉल्फिन्स वगैरह जो है वो इवन मर भी रही थी, राइट। तो अभी कोरोना वायरस का फायदा हम लोग को एक क्या देखने को मिला, देखो कोरोना वायरस के नुकसान तो काफी सारे आप लोग को देखने को मिले, बट आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो उस नुकसान में भी आपको फायदे ढूंढने हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन जो हुआ था, उस लॉकडाउन के कारण पॉल्यूशन वगैरह जो है वो हम लोग को कम देखने को मिला था। एयर क्वालिटी इंप्रूव हो गई थी उस पर्टिकुलर पीरियड में, आपको पता होगा, अपने कई सारे आर्टिकल्स को डिस्कस किया था। इसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड जो गवर्नमेंट्स है, जो कंट्रीज है, उन्होंने हेल्थ सेक्टर के इंप्रूवमेंट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लोगों के बीच में एक अवेयरनेस आ गई कि लोगों को जो है वो हाइजेनिक रहना है, लोगों को जो है वो, क्योंकि देखो पहले कौन सैनिटाइजर और ये सब चीजों का उपयोग करते हैं, हालांकि दोबारा से आज वैसी ही स्थिति हो गई, लोगों आज भी नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो कुछ कुछ लोगों में तो ये सेंसेस आ गए हैं, डेवलप हो गए हैं, अवेयरनेस हो गई है कि हाँ यार हम लोग को थोड़ा सा ध्यान से जो है वो हर छूना चाहना है, हर चीज को, कहीं से भी इंफेक्शन जो है वो हो सकता है, राइट। तो सैनिटाइजेशन वाली चीज भी लोगों के अंदर एक हाइजीन जो है वो डेवलप हो गई, अवेयरनेस जो है वो डेवलप हो गई। दूसरी बात, कंट्रीज ने हेल्थ सेक्टर में खर्चा करना, इन्वेस्ट करना जो है वो शुरू कर दिया काफी ज्यादा, राइट। इवन जो लोग बाग हैं उनका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए वेरियस नए नए इनिशिएटिव लाए गए, जैसे कि लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि लोग जो है वो गिलोय का जूस पिए, अपनी इम्यून सिस्टम को जो है वो बढ़िया करें। जो ये अनहेल्दी जो फूड्स वगैरह खाते थे, जो अनहेल्दी इनकी फूड टेकिंग हैबिट्स हुआ करती थी, उसको अवॉइड करना है, हेल्दी फूड्स खाने, ग्रीन वेजीज वगैरह खानी है। तो इस प्रकार की जो अवेयरनेस क्रिएट हुई है, तो ये भी एक फायदा ये कोविड-19 का। इसके अलावा आप एक और फायदा ये लिखेंगे कि यहां पर काफी सारी ऐसी स्पीसीज है, उनका रिवाइवल, उनकी पॉपुलेशन में रिवाइवल हम लोग को देखने को मिला है, उनकी पॉपुलेशन रिवाइव हुई है। जैसे कि यहीं पर आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं डॉल्फिन का, कि डॉल्फिन दोबारा से हम लोग को इस क्षेत्र में पर्ल रिवर एस्चुरीज में दोबारा से हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और इनके नंबर्स भी जो है, पॉपुलेशन भी जो है वो भी बड़ी है 1/3 तक, तो ये वाली चीज साइंटिस्ट वगैरह ने बताई हुई है। तो ये हुआ इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र पर कोई भी वेसल्स वगैरह नहीं चल रहे थे, शिप्स वगैरह नहीं चल रही, तो उसके कारण से जो इनको डिस्टर्बेंस होता था शिप का, वो नहीं मिल रहा था डिस्टर्बेंस, तो इसके चलते ये वापस यहाँ पर देखने लगी, राइट, नजर आने लगी। तो इसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। पर्ल रिवर एस्चुरी की बात करें तो ये हांगकांग, मकाऊ और चाइना की जो सिटीज है उनके आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। हालांकि सिटीज वगैरह याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, जैसे कि सिटीज के नाम भी हैं वो आप बस देख लो, याद नहीं रखना है। शेंजन सिटी है, गुआंगझोउ और डोंगगुआन, तो ये सिटीज हम लोग को चाइना की देखने को मिली। देखो अब ये डोंगगुआन और गुआंगझोउ, और यहाँ पर आपको ये वाली सिटी देखने को मिलेगी, राइट। तो ये 3 सिटीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ ये मकाऊ का क्षेत्र हम लोग को ये वाला क्षेत्र है, ये मकाऊ का, ये, और हांगकांग का मैंने आपको बताया हुआ है, राइट। तो ये लोकेशन वगैरह आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, और इसके बारे में याद रखिएगा कि ये पर्ल रिवर जो है वो कहां पर लोकेटेड है, आ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और पर्ल रिवर जो है वो कहां पर, देखो ये चाइना से आती है और कहां पर जा रही है, साउथ चाइना सी में ये हम लोग को देखने को मिल रही है, डंप हो रही है पूरी नदी, राइट, कनेक्ट हो रही है साउथ चाइना सी से। और ये डेल्टा जो है वो वन ऑफ द मोस्ट डेंसली अर्बनाइज्ड, घनी शहरीकरण हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, काफी आबादी है यहाँ पर, इंडस्ट्रियलाइज्ड है, और यानी कि इंडस्ट्रीज वगैरह आपको काफी सारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और बिजिएस्ट शिपिंग लेन है, यानी कि सबसे ज्यादा शिप्स वगैरह पूरी धरती में आपको इसी रूट पर, इसी जगह पर जो है वो नजर आती है, देखने को मिलती है, राइट। तो इसका एक आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब इंडो पैसिफिक हम्प डॉल्फिन की बात करेंगे तो इनका साइंटिफिक नेम है साउसा चाइनेसिस, ठीक है। थोड़ा साइंटिफिक नेम याद रखना, कभी कभी स्टेट सिविल सर्विसेज वाले पूछ लेते हैं। इसके अलावा इनके हैबिटेट की बात करेंगे तो ये कहां पर रहती है, तो कोस्टल वाटर्स पर हम लोग को ये नजर आती है, ईस्टर्न इंडियन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन पर आपको देखने को मिल जाएंगी। वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF, इसने इनके नंबर्स में पिछले 15 साल में डिक्लाइन नोटिस किया, यानी कि गिरावट नोटिस की है। 70 से 80% तक इनकी जो पॉपुलेशन है वो घटी है पिछले 15 साल में। तो ये WWF का डेटा हम लोग को बता रहा है। इनको खतरा किन किन चीजों से, एक तो एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और अर्बन पॉल्यूशन के चलते इनको खतरा हम लोग को देखने को मिलता है। ओवर फिशिंग एक बड़ा खतरे का कारण होता है। इसके अलावा मरीन कंस्ट्रक्शन वगैरह, ट्रांसपोर्ट हो गए, और इनको बेच दिया जाता है एंटरटेनमेंट पार्क्स वगैरह में, राइट। मतलब इनको कैद करके रखा जाता है, और राइट एंटरटेनमेंट पार्क्स में, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा ऐसे शोज वगैरह होते हैं डॉल्फिन के, कि डॉल्फिन जो है वो शो वगैरह कंडक्ट करती है, बट जिस जगह पर डॉल्फिन को रखा जाता है उनको उतनी अच्छी केयर वगैरह जो है वो नहीं दी जाती, केयर ट्रीटमेंट वगैरह उनको उतने अच्छे से नहीं किया जाता, तो उससे भी उनको एक बड़ा खतरा है। IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिलती है। तो सिंपल सी बात ये वाली, जिसके बारे में आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। अब हींग के बारे में बात करेंगे। हींग को हम लोग बोलते हैं असाफोइटिडा। अब मैंने शायद गलत प्रोनाउंस किया होगा, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। आपको जो प्रोनाउंसिएशन अच्छा आता हो आप अपने हिसाब से कर लो, मेरा काम यहाँ पे बताने का है, पढ़ाने का है, क्योंकि इंग्लिश टीचर नहीं हूं ना मैं आपका, मैं तो आपके बस कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। ये अगर बाई चांस कभी भी मैं प्रोनाउंसिएशन गलत करूं तो उसमें बिल्कुल
वो मत बोला करो कि अरे यार सर क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो। मैं कोशिश तो करता हूं कि थोड़ा ठीक ठाक प्रोनाउंसिएशन हो जाए, बट कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। देखो ये हींग की यहां पर बात हो रही है, हींग। और याद रखना हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर हींग जो है वो कल्टीवेट नहीं की जाती, हींग जो है वो उगाई नहीं जाती इंडिया के अंदर। बट इसी चीज के लिए जो साइंटिस्ट हैं CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स के, जो हम लोग को पालमपुर में देखने को मिलता है, तो इन साइंटिस्ट ने एक मिशन जो है वो सामने रखा है, जिस मिशन के चलते ये इंडियन हिमालयज में, हमारी कंट्री के जो हिमालय हैं वहां पर इसको उगा रहे हैं, हींग को उगा रहे हैं। और पहली सैपलिंग जो है वो इसकी हिमाचल प्रदेश का एक गांव हम लोग को देखने को मिलता है, लाहुल वैली के अंदर ये गांव हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्वारिंग गांव। तो यहां पर जो है वो इसकी पहली सैपलिंग जो है वो प्लांट की गई है, यानी कि इसको उगाने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। तो इंडिया में पहली बार जो है वो हींग उगाने को लेकर एक मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। याद रखना इंडिया में हींग जो है उसका कल्टीवेशन नहीं होता है, ये अभी अभी शुरू हुआ है। तो अगर क्वेश्चन इस प्रकार से स्टेटमेंट बन जाए कि हींग जो है, हींग के मामले में इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट नंबर पर हम लोग को देखने को मिल रही है, तो उसमें आपको कंट्रीज वगैरह भी लिख कर दे देंगे, तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ यार मतलब 4th लार्जेस्ट नंबर पर है, तो शायद हो सकता है इतना डेटा जो है वो दे रहा है एक स्टेटमेंट। तो ये ऐसा ऐसे स्टेटमेंट होता है वो कंफ्यूज करने वाले होता है। अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा होता कोई टॉपिक तो आप गलती करके आ जाओगे, बट यहां पर आप मेरे लेक्चर को देख रहे हो तो हर एक टॉपिक आप ढंग से समझोगे और पढ़ोगे। तो हींग जो है, याद रखना इंडिया के अंदर इसका कल्टीवेशन नहीं होता है, इसी चीज से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। इसके अलावा कॉमनली आपको किचन में देखने को मिल ही जाएगा हींग वगैरह, राइट। इंडिया 600 करोड़ रुपए का हींग इंपोर्ट करती है हर साल, 600 करोड़ रुपए का। इसके अलावा पेरिनियल प्लांट है, ये 12 मासी पौधा है, यानी कि सभी हर महीने ये उगता है, ऐसा नहीं है कि मतलब इसका कोई सीजन वगैरह होता है, कोई ऐसा सीजन नहीं है, पेरिनियल पौधा है ये, ठीक है। 12 मासी पौधा हम लोग को देखने को मिलता है। ईरान और अफगानिस्तान में ये पाया जाता है, जो कि सबसे बड़े पूरे दुनिया भर में सप्लायर हैं ये, राइट। याद रखना ईरान और अफगानिस्तान का ये हींग का कल्टीवेशन कहां होता है, ईरान और अफगानिस्तान में ज्यादा, सबसे ज्यादा मात्रा में। ड्राई और कोल्ड डेजर्ट कंडीशन में हींग का उत्पादन होता है, ठीक है, प्रोडक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। तो बस इसके बारे में आपको जनरल जितना मैंने आपको बताया उतना आइडिया होना चाहिए। अब इस न्यूज की बात करेंगे तो देखो अपन ने कई बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि एयर पोल्यूशन के बारे में, कि एयर पोल्यूशन जो है वो अक्टूबर के समय पर क्यों हम लोग को इतना ज्यादा दिल्ली में देखने को मिलता है। तो आपको पता होगा अपन ने स्टबल बर्निंग के ऊपर भी पूरी केस स्टडी करी थी कि दिल्ली के पास में जो हम लोग को हरियाणा और ये पंजाब देखने को मिलता है, तो वहां पर किसान वगैरह जो है, तो जैसी कल्टीवेशन जब कंप्लीट कर लेते हैं वो अपना, यानी कि फसल की कटाई वगैरह कर लेते हैं, तो उसके बाद जो बच जाता है उनके पास स्टबल, यानी कि भूसा जो बच जाता है, तो उस पर वो आग लगा देते हैं, जिसको अपन स्टबल बर्निंग कहते हैं। और वो आग जब जलती है तो उसके कारण से एनवायरमेंट में पोल्यूशन रिलीज हो जाता है, राइट। तो ये सब चीजें तो कॉमन आपको पता है। दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि दिल्ली के अंदर गाड़ियां वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है, इंडस्ट्रीज वगैरह देखने को मिलती है, जिसके कारण से पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। व्हीकुलर पोल्यूशन के चलते भी बहुत ज्यादा दिल्ली के अंदर स्थिति जो है वो खराब हो रही होती है। और इस समय फेस्टिवल का समय, दशहरा हो गया, दिवाली हो गई, तो उसके कारण भी पोल्यूशन लेवल एकदम हाई हो जाता है। बट यहां पर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जो आपको समझना है वो है विड्रॉल ऑफ मॉनसून और डिप इन टेम्परेचर, तापमान में गिरावट और मॉनसून की वापसी। ये बड़े एक और कारण होते हैं जिसके चलते ये पोल्यूशन लेवल दिल्ली के अंदर बहुत हाई हम लोग को देखने को मिलता है अक्टूबर के समय पे। अब देखो गाइस, विड्रॉल ऑफ मॉनसून से शुरू करते हैं, मॉनसून की वापसी से शुरू करते हैं। तो मॉनसून के समय पर हवा का जो डायरेक्शन होता है वो ईस्टर्ली हम लोग को नजर आता है। इस मैप में देखो आप, ये ईस्ट की तरफ जो है वो हवा मूव करती है, इसका डायरेक्शन हम लोग को ईस्ट की तरफ देखने को मिलता है हवा का, राइट। ये कब होता है, मॉनसून के समय पे। आप देख सकते हो ये मॉनसून जो है वो जून के समय पर आना शुरू हो जाता है, तो इस समय हवा का जो रुख होता है वो इस तरफ होता है, ऐसा इस डायरेक्शन में हम लोग को देखने को मिलता है, ईस्टर्ली, ईस्ट के डायरेक्शन में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। उसके बाद जैसे ही मॉनसून वापस हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है मॉनसून का पीरियड जैसे ही ओवर होता है, उस समय विंड का जो डायरेक्शन है गाइस, तो ये नॉर्थ वेस्टर्ली हम लोग को देखने को मिलता है। इवन गर्मियों के समय पर भी नॉर्थ वेस्टर्ली विंड का डायरेक्शन होता है। नॉर्थ वेस्टर्ली मतलब इस मैप में आप देखो कि धीरे से जो है ये इस प्रकार से नॉर्थ और वेस्ट की तरफ जो है वो जाने लगती है हवा का रुख जो है वो चेंज होने लगता है इस तरीके से। यहां से भी अगर आप देखते हो तो यहां पर ये गुजरात, राजस्थान और इस प्रकार से दिल्ली के पास जा रही है हवा, नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि धीरे से ऐसे टर्न इस हवा का हम लोग को नजर आ रहा है। देखो आप ये देखो, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा समय बीतते जा रहा है वैसे वैसे हवा में टर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। टर्निंग हो रही है, ये वाली हवा इस तरफ वाली, ऊपर वाली, राइट। ये इतना ही बस आपको देखना है ऊपर वाले एरिया को। इस हवा को आप ऑब्जर्व करो तो ये हवा कहां पे जा रही है, दिल्ली की तरफ जा रही है ना। इस हवा का मूवमेंट भी हम लोग को, रुख भी हम लोग को दिल्ली की तरफ का ही देखने को मिल रहा है। तो यहां पर देखो ये राजस्थान का जो ये डेजर्ट वाला जो एरिया है, इवन पाकिस्तान के अंदर भी जो डेजर्टी एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, वहां से आती है धूल, और धूल पूरी जाती है कहां पर, दिल्ली के पास। तो ये धूल भी एक वजह है, ये स्टॉर्म वगैरह तूफान भी हम लोग को देखने को मिलता है जो हवा आती है नॉर्थ वेस्टर्ली साइड से, कि ये डस्ट धूल जो है वो लेकर आती है राजस्थान से और कुछ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया से।
तो इसके कारण भी एकदम ज्यादा जो एयर क्वालिटी है दिल्ली की वो खराब हो जाती है, क्योंकि पूरा डस्ट वगैरह जो है वो दिल्ली में नजर आता है, देखने को मिलता है। इसके अलावा टेम्परेचर लो होना भी एक बड़ा कारण है। टेम्परेचर लो होने के कारण हम लोग को क्या देखने को मिलता है, जो पॉल्यूटेंट जो होते हैं, यानी कि जो जैसे पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, पॉल्यूटेंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, जो आप अपन लोग को आंखों से नजर नहीं आते हैं, वो कुछ कण जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए काफी खराब होते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था, राइट। जैसे अगर आप वो इनहेल कर लेते हो तो लंग्स और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो होने लगती है, डेवलप होने लगती है ह्यूमन बींग्स में, राइट। तो ऐसे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये हवा में डिस्पेंस हो जाते हैं ठंडी के समय पे, राइट। किस समय पर? ठंडी के समय पर। और ये ठंडी में ही क्यों होता है, तो उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो। ये जो चीज अब मैं आपको समझाने वाला हूं, इसको या तो हाइट इन्वर्जन कहते हैं या फिर फ्रंटल इन्वर्जन भी इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है, राइट। इन्वर्जन लेयर जो हम लोग को देखने को मिलती है। अब देखो, अभी तक क्या था, गर्माहट थी इंडिया के अंदर, राइट। जैसे ये मान लेते हैं ये इंडिया है, इंडिया के अंदर गर्माहट थी, राइट। अब आपको कल भी मैंने पढ़ाया था कि हवा का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि जिस भी जगह पर गर्माहट होती है उस जगह की हवा जो है वो ऊपर की तरफ राइज करती है। हवा की प्रॉपर्टी होती है कि जहां पर भी गर्म हवा होगी वो ऊपर की तरफ राइज कर जाएगी। तो वार्म एयर जो है वो राइज करती है ऊपर की तरफ, राइट। गर्म हवा ऊपर की तरफ राइज करती है। जैसे कि आपने डे टू डे लाइफ में भी इसको ऑब्जर्व किया होगा आपने। जैसे मान लेता हूं मैं कि पानी गर्म किया। अब पानी जब आप गर्म कर रहे हो तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि इसके ऊपर की जो स्टीम है वो ऊपर जाती है, पानी के ऊपर से स्टीम बनकर ऊपर जो है वो इवेपोरेट होती हुई जाती है। तो इस तरीके की चीज आप देखते हो, तो आपको क्या समझ में आया कि जहां पर भी गर्माहट होगी उस जगह की जो हवा है वो ऊपर की तरफ राइज करेगी। करेक्ट है? यहां तक बात है। अब आगे की बात सुनो। आपने एक और कॉन्सेप्ट के बारे में भी आपको पता होगा कि जिस जगह पर हवा ऊपर की तरफ राइज करती है तो ये वाला जो एरिया जो होता है ये लो प्रेशर एरिया बन जाता है। और आपको ये भी चीज पता है कि हाई प्रेशर से विंड जो है वो लो प्रेशर की तरफ आती है, क्योंकि इस जगह पर अब ये हवा जब ऊपर चली गई तो इस जगह पर तो वैक्यूम बन गया ना, इस जगह पर कुछ भी नहीं है। तो ये खाली जगह, इस खाली जगह को फिल करने के लिए तो ऑब्वियस ही बात है कि हवा, विंड जो है वो मूव करेगी। तो इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि विंड मूव क्यों करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, क्योंकि लो प्रेशर की जो हवा है वो ऊपर चली जाती है। अब हवा ऊपर चली गई तो इधर बन गया वैक्यूम। इस वैक्यूम को फिल करने के लिए हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है। अब इंडिया के अंदर सिचुएशन अभी तक क्या थी? अभी तक मानसून हम लोग को देखने को मिला था। मानसून गया तो मानसून जाने के बाद हम लोग को देखने को मिला कि जो ठंडी हवा है समुद्र की, गर्म हवा, सॉरी ठंडी हवा, कूल ब्रीज जो हम लोग को समुद्र की देखने को मिलती है वो इंडिया की तरफ आ रही है, राइट। इंडिया की तरफ कूल ब्रीज, ठंडी हवा आ रही है। अब ये जो पूरा टेम्परेचर है नीचे वाला ये ठंडा हो गया है। बट मैंने आपको क्या बताया था कि गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ चलेगी। अब ये गर्म हवा जो है वो ऊपर है, ठीक है, ठंडी हवा नीचे है। तो ये जो पॉल्यूटेंट जो होंगे, जो इंडस्ट्रीज वगैरह से निकलेंगे, गाड़ियों वगैरह से निकलेंगे, वो यहां पर आकर इस लेयर पे आकर अटक जाएंगे, जिसको हम लोग इन्वर्जन लेयर बोलते हैं। क्यों अटक जाएंगे? क्योंकि इस लेयर से ऊपर गर्म हवा है, इसके नीचे ठंडी हवा है, और इसका जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा है। तो ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण ये वाली जो हवा है ये ऊपर नहीं जा पा रही है, ये यहां से नीचे अपना प्रेशर जो है वो उस पर क्रिएट कर रही है। गर्म हवा नीचे प्रेशर क्रिएट कर रही है, क्योंकि गर्म हवा, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया ना। मैंने आपको क्या बताया था, गर्म हवा की प्रॉपर्टी होती है ऊपर मूव करने की, बट यहां पर ये ठंडी है और ये गर्म है। अब जो ठंडी हवा जो है वो ऑब्वियस ही बात है कि ऊपर मूव नहीं करेगी, और इसके ऊपर जो गर्म हवा हम लोग को देखने को मिलेगी तो उसका टेम्परेचर काफी हाई हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो वो तो ऊपर की तरफ राइज कर रही है, बट ये नीचे वाली हवा को ऊपर नहीं आने देगी, राइट, क्योंकि नीचे वाली हवा ठंडी है। तो अभी हमने क्या देखा, इसी चीज के कारण, इसी एक मतलब इशू के कारण दिल्ली के अंदर क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो हवा में लटके रहते हैं। डिस्पेंस हम लोग को देखने को मिलता है हवा में पॉल्यूटेंट्स, और ये एक बड़ी डेंजरस सिचुएशन हो जाती है, जिसके चलते दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा खराब नजर आती है। तो होपफुली आपको ये वाला सिंपल सा कंसेप्ट है एनसीईआरटी का, वो आपको शायद क्लियर हो गया होगा, राइट। जिस हिसाब से मैंने समझाने की कोशिश करी है, हो तो जाना चाहिए वैसे, राइट। तो यही बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जो कि आप लोग को ध्यान में रखना, और बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होते हैं तो आपको कोई भी बड़ा सा बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक भी जो है वो आसानी से समझ में आ जाता है, क्लियर हो जाता है। तो आपको देखो कितनी बढ़िया चीज हमने देखी, क्योंकि नॉर्मल जो स्टूडेंट्स है आंसर, यानी कि जो जनरल पढ़ाई कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स आंसर क्या लिखेंगे, आंसर स्टबल बर्निंग का लिख देंगे, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का लिख देंगे, गाड़ियों के पोल्यूशन का लिख देंगे। आप ये मॉनसून विड्रॉल का आंसर लिखेंगे, आप लिखेंगे ये टेम्परेचर कम होने के कारण ये चीज होती है, और बकायदा डायग्राम बनाकर कि इस प्रकार से इन्वर्जन लेयर होती है, ऐसा डायग्राम बना दो। ये जो डायग्राम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये वाला डायग्राम, ये आप बढ़िया बनाओ डायग्राम कि ऊपर से ठंडी हवा आती है और नीचे से भी ठंडी हवा हम लोग को देखने को मिलती है। तो बीच में जो गर्म हवा होती है
वो एक तो ऊपर भी राइज नहीं कर पा रही क्योंकि ऊपर ठंडी हवा हम लोग को देखने को मिल रही है, और जितने हद तक वो ऊपर राइज कर सकती थी उतने हद तक कर रही है, बट नीचे वाली हवा को ऊपर वो इसलिए नहीं ले आ रही है क्योंकि हवा की प्रॉपर्टी होती है गर्म हवा ऊपर राइज करती है, बट ये ठंडी हवा है, राइट। कूल ब्रीज के कारण ये जो एयर जो है, विंड जो है, वो पूरी ठंडी है, राइट। अब ठंडी होने के कारण जो है ये ऊपर राइज नहीं कर पा रही, और इसके ऊपर गर्म हवा है, तो इसलिए गर्म हवा जो है वो इसको ऊपर नहीं आने दे रही, क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाती है ना। अब नीचे ठंडी हवा, अब नीचे ठंडी वाली हवा को गर्म हवा थोड़ा ऊपर लेके जाएगी, गर्म हवा तो खुद ही ऊपर की तरफ राइज करेगी, और ऊपर की तरफ भी वो ज्यादा राइज नहीं कर पा रही क्योंकि ऊपर से ठंडी हवा जो है वो हम लोग को इसमें देखने को मिल रही है एनवायरमेंट के अंदर। तो ये बीच में इस प्रकार का इन्वर्जन लेयर जो है वो क्रिएट हो गया है, जिसके चलते पल्यूटेंट जो है वो सस्पेंड हो गए एनवायरमेंट में, राइट। डिस्पेंस हम लोग को पल्यूटेंट्स का देखने को मिल रहा है, सस्पेंडेड पल्यूटेंट्स हम लोग को नजर आ रहे हैं। तो ये वाली वजह है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो हवा जो है गाइस, तो उसकी गति भी काफी तेज होती है। अब क्यों तेज होती है, तो वो लो प्रेशर और हाई प्रेशर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया। अब हवा की गति तेज होने के कारण राजस्थान से भी, और इवन हम लोग को देखने को मिलता है कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, वहां से भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह दिल्ली में आ जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, राइट। इसके अलावा फार्म फायर्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते ही हो, स्टबल बर्निंग के बारे में आपको पता ही है। आईआईटी कानपुर ने एक स्टडी कंडक्ट करी थी और बताया था 17 से 26% पूरे पार्टिकुलेट मैटर जो दिल्ली के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है सर्दियों के समय पे, वो बायोमास बर्निंग के थ्रू होता है, यानी कि ये भूसे को जलाने के थ्रू हम लोग को देखने को मिलता है। डस्ट पोल्यूशन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि पूरे रीजन पर हम लोग को डस्ट काफी ज्यादा इस समय देखने को मिलती है। डस्ट पोल्यूशन जो है वो 56% पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है वो लेकर आते हैं। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। और टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर जो है ये डस्ट का, तो वो रोड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो रोड्स में भी ये चीज होती है। इसलिए तो हम लोग देखते हैं कि दिल्ली के अंदर कुछ ऐसी मशीन्स आती हैं, वैक्यूम मशीन, जो कि जो रोड्स वगैरह जो होते हैं उससे डस्ट जो है वो अपने अंदर समाती है, यानी कि वैक्यूम, मतलब जो वैक्यूम मशीन नहीं होती है, आपने देखी होगी घर में भी हमारे वैक्यूम मशीन जो आती है, जो पूरे डस्ट वगैरह जो है वो उसको अंदर रख लेती है और उसको फिर कई लोकेशन पे ले जाके उसको डंप कर देते हैं हम लोग। तो वैसे ये बड़ी बड़ी मशीन्स आपको रोड में देखने को मिलेंगी, जैसे कि जनरली रोड में झाड़ू होता है ना, बट यहाँ पर इस प्रकार का इनिशिएटिव लेके आए कि वो डस्ट जो है वो ये मशीन लेकर चली जाएगी। क्योंकि झाड़ू में क्या होता है, झाड़ू में सुबह सुबह झाड़ू कर दी, डस्ट साइड में करी, रात तक वो डस्ट जो है वो वापस रोड पे आ जाती है। तो ऐसी चीज ना हो, इसलिए ये डस्ट वगैरह जो है वो उसको भी कलेक्ट किया जा रहा है और उसको डंप किया जा रहा है। तो ऐसे भी इनिशिएटिव दिल्ली के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है। व्हीकल पॉपुलेशन के बारे में तो आपको पता ही, गाड़ियों से ये पॉल्यूशन वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो इसमें ये भी आईआईटी कानपुर के द्वारा बताया गया कि 20% पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कंट्रीब्यूट करते हैं व्हीकुलर पॉल्यूशन, यानी कि जो ठंडी के समय पे, विंटर के समय पे, राइट। तो इसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब एयर क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करना है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करना, ऑड इवन रूल जो लेकर आई थी दिल्ली सरकार, तो उस तरीके से भी इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। और साथ ही साथ जैसे कि हमने आज की डेट में काम किया है कि हमारा जो BS भारत स्टेज 4 जो है वो हमने लागू कर दिया, भारत स्टेज 5 को स्किप करके हम लोग भारत स्टेज 6 में जाने वाले हैं। तो ये पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए है ये भारत स्टेज 4, 5, 6, राइट। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि भारत स्टेज के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बट आगे चल के कुछ और टॉपिक्स आएंगे इस प्रकार के भी भारत स्टेज से रिलेटेड, तो मैं आपको फिर से कवर करा दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, इसके अलावा जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स जो है उनके नंबर्स को लिमिट करना, आपको पता होगा दिल्ली के अंदर जो 10-10, 20-20 साल पुरानी जो गाड़ियां थी उनको बैन कर दिया था। अभी कुछ समय पहले भी इस प्रकार के ऑर्डर्स वगैरह हम लोग को देखने को मिले थे कि डीजल गाड़ी जो 10 साल पुरानी है तो उसको एंटर नहीं किया जाएगा दिल्ली के अंदर, उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होगा। तो ऐसी चीजें भी हम लोग को देखने को मिली थी। तो इस प्रकार के इनिशिएटिव जो है वो दिल्ली सरकार लेकर आती रहती है। और लेस पोल्यूटिंग फ्यूल जो है उसको इंट्रोड्यूस करना, तो वो जो भारत स्टेज 4 और 6 के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो वो भी इसी से एसोसिएटेड है, लेस पोल्यूटिंग फ्यूल से एसोसिएटेड। और इसके अलावा ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पर काम करना, जिस पर हम लोग कर ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, राइट। हाइड्रोजन गाड़ियों के ऊपर भी हम लोग का काम है, फोकस है, राइट। इसके अलावा स्ट्रिक्ट एमिशन रेगुलेशंस वगैरह लगाना कि गाड़ियों से पोल्यूशन वगैरह ना निकले, राइट, ज्यादा, तो इस पर भी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन जो है वो इंपोज करना। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए लिए जा सकते हैं। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज जो है उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना कि वो वहां से ज्यादा पोल्यूटेंट जो है वो एनवायरमेंट में रिलीज ना हो। इसके अलावा डीजल जनरेटर से रूफटॉप सोलर्स की तरफ जो है वो रुख लेना, यानी कि हम लोग रूफटॉप्स का उपयोग करें रेदर देन डीजल जनरेटर की जगह। आपको पता होगा कि जैसे कि काफी सारे लोग जो हैं वो डीजल जनरेटर्स का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जहां जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती उसकी जगह लोग बाग सोलर रूफटॉप जो है वो लगा सकते हैं, राइट। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करना ज्यादा से ज्यादा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, रोड्स से डस्ट को रिमूव करना, इसका भी मैंने आपको अच्छा एक एग्जांपल दे दिया था दिल्ली के अंदर। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को रेगुलेट करना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह काफी रिलीज होते हैं, हम लोग को देखने को मिलता है। बायोमास बर्निंग यानी कि स्टबल बर्निंग को रोकना। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं
एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, राइट। तो ये था अपना लास्ट टॉपिक गाइज, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अभी तक वो अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर गाइज जरूर कीजिएगा लेक्चर को। और आपका आज का जो होमवर्क है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा आपका होमवर्क है कि जजेस को अपॉइंट और रिमूव जो है वो करने की प्रोसेस आप लोग को पढ़नी है। इन दोनों टॉपिक्स को आप पढ़िए, इनसे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाइए, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर होमवर्क डन। मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। मेंस का जो आज का आपका क्वेश्चन है आप देख सकते हैं गाइस, ये आपका क्वेश्चन है जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी के द्वारा मेंस में पूछा गया था। परफॉर्मेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम्स दैट आर इंप्लीमेंटेड फॉर वल्नरेबल सेक्शन is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss in 150 words. कमजोर वर्गों के लिए लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं का प्रदर्शन नीतिगत प्रक्रिया के सभी चरणों में उनकी जागरूकता और सक्रिय भागीदारी के अभाव के कारण इतना प्रभावी नहीं है। चर्चा करें इस चीज पर। 150 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन को का आंसर करना है। प्रीवियस ईयर यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, राइट। तो इसका आंसर आप लिखिए, अपने पेन और पेपर पे लिखिए, नीचे कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा। और पेन और पेपर पे लिखने के बाद उस पेपर की फोटो आप चाहें तो टेलीग्राम के अपने इस चैनल पर शेयर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है। आप इस चैनल पे जाइएगा तो आपको एक डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा इस चैनल के अंदर। उस डिस्कशन ग्रुप का नाम है चैट लाइक ब्यूरोक्रेट्स। वहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले फ्यूचर ऑफिसर्स हैं, तो आप जो है वो वहां पर जा सकते हैं और आप अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। दूसरे का आंसर आप रीड कर सकते हैं, आपके आंसर को दूसरे स्टूडेंट रिव्यू करेंगे, आप दूसरे स्टूडेंट का आंसर रिव्यू कर लो। तो इस प्रकार की यहाँ पर प्रैक्टिस चलती है और काफी हेल्दी प्रैक्टिस होती है। तो आप इस प्रैक्टिस को भी यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा मंथली पेड पैकेज के बारे में मैंने पार्ट 1 में आपको बताया हुआ है, आप पार्ट 1 में जाकर देख लीजिए। स्टार्टिंग में ही मैंने मंथली पेड पैकेज के बारे में बताया हुआ है, जहां पर मैं आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इसके अलावा जनवरी से लेकर जुलाई 2020 तक की अगर आपको मैगजीन चाहिए तो 7 महीने की मैगजीन मात्र ओनली 300 रुपीज में आपको प्रोवाइड की गई है। तो आपको अगर ये मैगजीन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरी मैंने जानकारी दी हुई है, एक वीडियो आपको मिल जाएगा, वो वीडियो देखिएगा और आप मैगजीन ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।